जियो टीवी पर भी उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं INDA स्पेशल सब पढ़ो सब बढ़ो और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षणिक सत्र से ही चालू कर दी गई है। अभी स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के लिए ये नीति के प्रावधान लागू किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कार्य योजना भी बनाई गई है। नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। सांसद और विधायक भी भोज विश्वविद्यालय के जरिए कॉलेज की पढ़ाई अब कर सकेंगे। उच्च शिक्षा को जॉब ओरिएंटेड बनाने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। इस साल कॉलेजों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। 79 विषय के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। स्टूडेंट्स को वैकल्पिक सब्जेक्ट चुनने का मौका भी मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री मिलेगी। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम भी लागू होगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। इस वर्ष आधार पाठ्यक्रम में योग और ध्यान के पाठ्यक्रम भी जोड़े गए हैं। इस साल प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में सीटें 25% तक बढ़ाई गई हैं। दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। 134 सरकारी कॉलेजों में भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर तैयार किए गए हैं। दूरस्थ शिक्षा के लिए 84 नए सेंटर भी प्रस्तावित हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी स्टडी सेंटर खोले जाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। सभी कॉलेज कम से कम एक गांव गोद लेंगे, यानी कि प्रदेश भर में लगभग 1500 गांव गोद लिए जाएंगे। उच्च शिक्षा से वंचित अब कोई भी युवा न हो, इसके लिए सर्वे भी कराया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजों को खोलने नए नियम बनाए जाएंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार इसी सत्र से भारत सरकार द्वारा घोषित उच्च शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये बनने को तैयार है। जब हमारे अपने इस वर्ष के स्नातक स्तर के सभी महाविद्यालयों में नए सिरे से प्रवेश अगर हम दे रहे हैं तो ये नई शिक्षा नीति के उस परिप्रेक्ष्य में होंगे। खास करके ये भी बताना चाहूँगा कि इस साल स्नातक स्तर के हम अपने प्रवेश नई शिक्षा नीति में दे रहे हैं, लेकिन बाद के जो हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या बाकी जो कोर्स हैं अभी वो सने सने क्रमशः नई शिक्षा नीति में परिणित होते जाएंगे और इसी आधार पर ये जो हमारी उच्च शिक्षा है वो अधिकतम जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी हम लागू करने जा रहे हैं। भोज विश्वविद्यालय हमारा मुक्त विश्वविद्यालय है। इसके माध्यम से हमारे नए सेंटर भी हम खोल रहे हैं। जो जहाँ है, जिस रूप में है, जिस भाषा में, जिस तरह से वो पढ़ना चाहता है, उच्च शिक्षा विभाग उसको सब तरह से मदद करने को तैयार है। आपको ध्यान में होगा, इसी आधार पर हमने हमारे अपने विधानसभा के विधायकों के लिए भी अवसर भोज विश्वविद्यालय के माध्यम से दिया है कि अगर आप उच्च शिक्षा से वंचित हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है। इसमें किसी भी उम्र का कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ने की इच्छा रखता है वो हम सबको जोड़कर अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं। भोज विश्वविद्यालय निजी महाविद्यालय में भी सेंटर बनाने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं बहुत जल्दी। हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी केवल किताबी ज्ञान को या वो जो हमने दक्षता की बात की उसको केवल शहर में रह करके वो अपना कैंपस में परिपूर्ण नहीं मान ले, तो अपने गांवों के अंदर का जीवन कैसा है, गांव कैसे होते, गांव की कठिनाइयां क्या है, शासन की नीतियां वहाँ किस प्रकार की चलती है, तो एक बड़ा अवसर हम उपलब्ध करा रहे हैं कि प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय अर्थात 1500 के आसपास हमारे सभी संस्थानों को एक कम से कम एक गांव गोद लेने के लिए 15 अगस्त के पहले हमने ये अपनी नीति घोषित की है।
तो इस खबर को जानेंगे, समझेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। हाँ संदीप, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, यानी कि कितना फायदेमंद इसे माना जाए, नई शिक्षा नीति को माना जाए कि अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो युवा हैं वो शिक्षा से जुड़ेंगे, जॉब ओरिएंटेड इस बार फोकस किया गया है, तो माना जाए काफी फायदेमंद होने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश अब पहला राज्य भी बन गया है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए। बिल्कुल संचिता, लगातार इस पर शोध चलता रहा। जिस दिन से केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर के योजना बनाई और फिर उसको पूरे देश में लागू करने की योजना तैयार की गई, उसके बाद मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग लगातार इस पूरे मामले में अध्ययन कर रहा था। आखिरकार मध्य प्रदेश, वो क्षण भी आया जब मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बना। इसमें बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। 177 तो डिप्लोमा कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 282 सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। तो बहुत कुछ नवाचार यहां पर देखने को मिलेगा। एक और भी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। अभी तक आमतौर पे उम्र के बंधन के चलते कई लोगों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती थी। लिहाजा अब अगर भोज मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से अगर कोई किसी भी उम्र में अपना कोर्स पूरा करना चाहता है, कोई डिग्री हासिल करना चाहता है, तो यहां पर उच्च शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान किया है कि आप कोई भी डिग्री ले सकते हैं, उम्र का कोई बंधन नहीं है। भोज मुक्त विश्वविद्यालय का सहारा लें और वहां पर आप अपना कई तरह के कोर्स ले सकते हैं। तो अलग अलग तरह की रणनीति यहां पर तैयार की गई है और इसी साल से इस नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। जी बिल्कुल संदीप, ठीक बात कही आपने। यहाँ पर उम्र का बंधन नहीं होगा। हम बचपन से कहते आए हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जिसे अब लागू किया जा रहा है। तो इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि लगातार शिक्षा के स्तर में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से शिक्षा को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और नए नए नवाचार देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ कोशिश वही है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को शिक्षा का लाभ मिले। वो न सिर्फ बच्चा हो, न बुजुर्ग हो, बल्कि हर वर्ग को, हर आयु वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि जब देश का हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उससे देश की तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा। और सरकार भी यही कोशिश कर रही है। सरकार यहां पर और भी कोशिश कर रही है कि कहीं भी शिक्षा के आड़े धन नहीं आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए अलग अलग योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो नए नए तरह से अलग योजनाएं संचालित की जाएंगी। उसके अलावा संचिता, और भी एक योजना तैयार की गई है कि अब हर विश्वविद्यालय, हर एक कॉलेज जो है वो कोई ना कोई एक गांव को गोद लेगा। गोद लेने का मकसद ये है कि उस गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उस गांव की क्या स्थिति है, वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां शिक्षा की स्थिति क्या है, इन सब चीजों को देखा जाएगा और फिर उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उस गांव का किस तरह से विकास करवाना है, ये सारी चीजें यहां पर तैयार की जाएंगी। तो एक बड़ी कार्य योजना तैयार हुई है। जी संदीप, और भी बातें आपसे समझूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ विश्वामित्र तिवारी, शिक्षाविद भी जुड़ गए हैं। विश्वामित्र जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी श्रोताओं का। सर, नई शिक्षा नीति के संबंध में आपसे समझना चाहेंगे। नई शिक्षा नीति अब मध्य प्रदेश में लागू हो गई है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश अब पहला राज्य भी बन गया है इस नीति को लागू करने वाला। कितना फायदेमंद इसे मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए मानते हैं? मैं सर्वप्रथम तो इसके लिए मेरे माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा और मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को भी इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा। और एक चीज इसमें, जिस तरह से आपने पूछा कि किस तरह से ये एक बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद एक सा सुनहरा अवसर हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हुआ है कि जिस शिक्षा के लिए वो तरसते थे, या यूं कहें कि सर्वांगीण विकास के लिए जिस शिक्षा की हम बात करते रहे हैं, अब वो उनको सीधे सीधे मिलेगी। ये जिसमें वो अपने जो उनके व्यक्तित्व के अंदर जो उनकी जो खूबियां हैं उसको उनको दरकिनार करते हुए, जो परंपरागत शिक्षा लेने के लिए बाध्य होना पड़ता था, बाध्य होने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने चरित्र के हिसाब से, अपनी खूबियों के हिसाब से वो अपनी शिक्षा को तय कर सकते हैं और वो उसमें जा करके अपनी हम यूं कहें कि कौशल विकास की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, वो उनको मिलेगी। इसके लिए आपको प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी, पर बच्चा लेता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा और आने वाले भविष्य, इसके परिणाम अभी तो नहीं पर बहुत आने वाले समय में बहुत तेजी से आपको दिखाई देंगे।
तो विश्वामित्र जी, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर नए शिक्षा नीति को लागू किया गया है, क्योंकि शिक्षा में सुधार हो और रोजगार में भी लगातार फोकस बना रहे, रोजगार भी मिले, तो दो चीजों को यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। पहला कि उम्र का कोई बंधन नहीं रहेगा, दूसरा भाषाओं का भी बंधन नहीं रहेगा, व्यक्ति अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाई कर सकता है। ये बेहतर इसे माना जाए? हाँ, बिल्कुल बेहतर माना जाएगा, क्योंकि हम जिस तरह से एक बहुआयामी संस्कृति के लोग हैं, तो यहाँ भाषाओं के बंधन को खत्म कर करके भाषाओं के लिए उनको खुला दिया है कि जिस भाषा में वो काम कर सकते हैं, जिसमें वो सहज रह सकते हैं, उसमें वो। और रोजगार उन्मुखी से मतलब यह है कि यदि हम हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को देखें, ये वही शिक्षा पद्धति आज हमारे बीच में आई है, और इसमें एक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप में देख पाएगा, और रोजगार जो उसका मूल आधार है उसमें वो आसानी से काम कर पाएगा। क्योंकि हम पुरातन शिक्षा उसमें देखें तो हर व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में वो कुशल बनता था। आज उसी शिक्षा नीति पे हम काम कर रहे हैं और वो लागू हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत खूब कहा सर आपने कि यहाँ पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, वही पद्धति एक बार फिर से लागू की जा रही है। धीरे धीरे इस ओर बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आज की जरूरत सबसे ज्यादा हमारी शिक्षा में सुधार के लिए और रोजगार के लिए भी है। हमारे साथ डॉक्टर के तिवारी, शिक्षाविद, भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर के तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है INA 24 में। मैडम नमस्कार। सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। आप भी इसे कितना फायदेमंद प्रदेश के लिए मानते हैं? देखिए, लागू करना मैडम एक अलग बात है, लेकिन उसको किस रूप में लागू करना, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। अभी जैसे इस नई शिक्षा नीति में ये है कि 2030 के बाद अफिलिएटेड कॉलेज ही नहीं होंगे। अब अफिलिएटेड कॉलेज नहीं होंगे तो आप सिर्फ 3 टाइप की यूनिवर्सिटी होंगी, एक रिसर्च यूनिवर्सिटी, एक जो है टीचिंग यूनिवर्सिटी होंगी, और कॉलेजों को अफिलिएशन का रोल खत्म, सिर्फ ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे। तो आप एक चीज देखिए, जहाँ पे शिक्षा के लगभग भारत में 20,000 कॉलेज चल रहे हैं, ये सब के सब बंद हो जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन सारी बातों को अभी निर्णय होना है। 2 कमेटी बनी है जो इन सारी बातों को, चलिए आप डिग्री कॉलेज बंद कर देंगे तो फार्मेसी, MBA और बाकी के अदर जो टेक्निकल चल रहा है उनका क्या करेंगे? तो अभी उसका लागू कर पाना, ये कहना और वाही लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उस समय हमारे सामने जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उनके जवाब मिलना अभी बाकी है। जी बिल्कुल सर, आपकी बात से भी सहमत हूँ। काफी दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन सर आपसे समझना ही चाहूंगी मैं। कहा यह भी जा रहा है कि फिलहाल अगर एफिलिएशन की बात अगर हम ना करें अभी कि एफिलिएशन में आगे जाके तो दिक्कत होगी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि वो डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट करेगी और सर्टिफिकेट कोर्सेज स्टार्ट करेगी, ताकि जो दूरस्थ शिक्षा को भी ऐसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहद कम हो जाता है दूरी की वजह से या रोजाना कॉलेज जाने की वजह से। कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते। इन चीजों को फोकस किया जाएगा, और साथ ही देखा जाए अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें या फिर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, उनको कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको एक एक गांव गोद लेना ही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर नजर डालें हम प्रदेश भर के गांवों की, तो कहा यह जा रहा है कि 1500 गांवों को सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो गोद लेंगे। जी देखिए मैडम, ये गोद लेने वाला सिस्टम भी अगर हम बात करें तो मोदी जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट निकाला था कि हर सांसद अपने क्षेत्र में कम से कम एक गांव गोद ले और उसको वो आदर्श बनाए। जब 2019 के चुनाव नजदीक आए 18 के आसपास, तब ये पता चला कि साहब उन गाँव का तो कुछ पता ही नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं हुआ। तो केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 5-5 गांव गोद दिए। उनमें से हमारे महाविद्यालय ने भी 5 जो गांव है वो गोद लिए। उनका डेटा सर्वे करा के हमने भेज दिया। उसके बाद बात आई गई हो गई। तो इन सारी चीजों के मैडम जमीनी उस पे आके और उनके इम्प्लीमेंटेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी लगातार लाइव बने हुए हैं। संदीप, आप कितना यहाँ पर वाकिफ रखते हैं? यहाँ पर जैसे कि के तिवारी जी ने बताया कि कहने और करने में अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर एफिलिएशन से संबंधित बात भी सामने आई है कि कई ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता को खत्म भी कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय में अगर हम बात कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर फोकस करने की, तो शिक्षा में यहाँ पर चुनौतियां भी कई सारी देखने को मिल सकती हैं।
बिल्कुल संचिता, इस बात से इत्तेफाक तो मैं भी रखता हूं, क्योंकि योजनाएं बनाना तो आसान होता है, लेकिन धरातल में वो योजनाएं कितनी साकार होती हैं, उसका कितना लोगों को लाभ मिलता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल तो अभी घोषणा ऐलान किया गया है, घोषणाएं की गई हैं, लेकिन उसका किस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। जैसे कि अभी गांव की भी बात कही गई, तो वो बिल्कुल सत्य बात है कि जब पीएम मोदी ने शुरुआती दौर में ही अपने प्रतिनिधियों से, सांसदों से भी कहा था, खुद भी उन्होंने एक गांव गोद लिया था, लेकिन आज उन गांव की अगर हम बात करें तो कहीं भी नामो निशान नहीं है। भारत के किस नक्शे में है वो गांव और उनका किस तरह से विकास हुआ, आज उनकी कोई भी बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। कुछ इसी तरह से अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर महाविद्यालय, विद्यालय और जो कॉलेज हैं वो भी यहाँ पर एक एक गांव गोद लेने की बात कही जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातें अलग होती हैं, क्योंकि कह देने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ कहने के लिए चीजें की जा रही हैं या उसको सही तरीके से धरातल में उतारा भी जाएगा, उसका लोगों को लाभ भी मिलेगा, तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। तो ये यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ पेचीदगियां तो जरूर है। जी हाँ बिल्कुल संदीप, आपकी बात भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है यहाँ पर, लेकिन अगर चूंकि सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, और जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी है और युवाओं को फोकस में रखते हुए रोजगार की ओर भी ध्यान दे रही है, उम्मीद ही हम जता सकते हैं कि इस बार जरूर कुछ बेहतर होगा। लेकिन एक खास बात यह भी निकल कर आई है संदीप कि कहा जा रहा है कि सांसद और विधायक भी अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकेंगे इस नई शिक्षा नीति को लागू हो जाने के बाद में। देखिए संचिता, अगर सही मायने में कहा जाए तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पहले से भी ये लागू है। अगर हम भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ पहले भी उम्र का कोई बड़ा बंधन था नहीं, आप कोर्स कभी भी कंटिन्यू कर सकते थे। यहाँ पर एक तरह से उन्होंने जिक्र किया और उसी को कहीं ना कहीं लोगों ने हवा दी है। ये कोई बहुत नवाचार नहीं, प्राइवेट तरीके से भी आप अपने कोर्स पूरे कर सकते थे, वहाँ भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो इसको थोड़ा सा हवा देने की जरूर कोशिश की गई है, बाकी यहां पर कुछ ज्यादा नयापन देखने को नहीं मिला है। हां, जो नई शिक्षा नीति है उसमें जरूर कुछ नई चीजें देखने को जरूर मिल रही हैं, जो कि सही तरीके से जब धरातल में वो योजना उतरेगी, नई शिक्षा नीति उतरेगी, तो वहां पर जरूर तब देखने को मिलेगा कि आखिर सरकार की जो योजना है वो कितना उसको अमली जामा पहनाया गया है और कितना लोगों को उसका लाभ मिला है। जी संचिता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है संदीप, कितना लोगों को फायदा मिल रहा है ये भी आने वाले समय में पता लग सकेगा। हमारे साथ लगातार विश्वामित्र जी भी बने हुए हैं। विश्वामित्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, इस बार लगातार कहा जा रहा है कि गांवों को गोद लिया जाएगा, गांवों को गोद लेने की बात की जा रही है। हालांकि ये कितना सक्सेस हो पाएगा ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अगर एक एक गांव को भी जो कॉलेज हैं, चाहे सरकारी कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है, गोद लेते हैं तो माना जाए कुछ स्तर सुधार की ओर बढ़ सकता है, इस स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी अभियान या कोई भी पॉलिसी जब नई स्तर पे आती है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, एक समय लगता है, और उनको समय देना चाहिए। ये एक मैं तर्कसंगत बात कहना चाहूंगा। और ये जो आपने बात कही है गांव के गोद लेने वाली, जिसमें सांसदों ने गोद लिया है और जिन्होंने गंभीरता से इस पे काम किया, आज उसके परिणाम दिख रहे हैं, वो देखना हमको पड़ेंगे, हमारी स्व इच्छा से देखना पड़ेंगे। और ये एक बहुत नीचे न्यूट्रल स्तर पर, न्यूक्लियर स्तर पर उतरा है कि महाविद्यालय एक एक गांव गोद लें और उनके विकास के लिए काम करें। और मैं इसको ये समझता हूं कि आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे। हम इतनी जल्दबाजी ना करें उस परिणाम को देखने के लिए कि आज कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत कही गई कि आज ही बनिया आज ही सेठ, कि आज हमने दुकान खोली और कल हम धनवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर मेरा ऐसा मानना है इसके लिए एक समय देना पड़ेगा आपको, वो समय से आपको उसके परिणाम प्राप्त होंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये ऐसा मेरा मानना है इसमें। बिल्कुल सर, आपकी बात से भी यहाँ पर हम सहमत है। एक सवाल और आपसे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कॉलेजेस गांवों को गोद लेंगे, लेकिन तमाम जगहों पर शिक्षकों का पहुंचना संभव नहीं हो सकेगा, तो इसमें हो सकता है कि यहाँ पर सीनियर्स की या जो बड़े स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन लगभग खत्म करने की ओर हैं, हो सकता है उनकी मदद भी ली जाए। ऐसा कहा भी गया था कि वो गांवों में जाकर शिक्षा देंगे या पढ़ाएंगे, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बात फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जैसे आपको एक चीज पता होगी कि एनएसएस के माध्यम से ये कार्य किए जा रहे हैं, या तो महाविद्यालय इनके माध्यमों से समाज के काम करवा रहा है विद्यार्थियों से। तो इसमें कई जो पुराने विद्यार्थी रहे हैं उस महाविद्यालय के, उनसे कभी ना कभी एक सहयोग मांगा जाता है
जिस तरह का भी वो सहयोग प्रदान कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक आयाम बनेगा। आएंगे, वो काम कर पाएंगे, ये उनको लिए खुली चुनौती बनेगी। बिल्कुल सर, आपकी बात से भी हम सहमत हैं। डॉक्टर केके भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केके सर, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि हालांकि योजना भी लागू की गई है, धीरे धीरे करके इसमें काम किया जाएगा, वक्त लगेगा, और हालांकि ये भी आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा कि कितनी ये सक्सेस चीजें हो पाती हैं। लेकिन आप क्या इस बात से मतलब इस बात को समझते हैं या मानते हैं कि अगर ये नीति लागू होती है तो दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा? देखिए मैडम, बात दूरस्थ की नहीं है या इसको डायरेक्ट जो फेस टू फेस एजुकेशन होती है, बात उसकी नहीं है। क्योंकि अगर हम शिक्षा का ओवरऑल परिदृश्य देखें तो हमारे यहाँ पे 1984 में ये अपना इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई, भोज यूनिवर्सिटी भी खोली गई। अभी हाल जो आपने बात कही है, जो एक और हमारे वक्ता बैठे हैं, तो वो ये बोला ना कि जैसे भोज विश्वविद्यालय है, भोज विश्वविद्यालय के सेंटर जो है वो स्कूलों में चलते थे। स्कूलों के जो खुद नहीं वहाँ पे प्राइवेट जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो प्रॉपर तरीके से संचालित हो रहे, उनको आपने दिया है कि हायर एजुकेशन को करें। पिछले साल अभी सोनवलकर जी जो अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं, उनके प्रयासों से ये जरूर हुआ है कि कम से कम वो इन कोर्सेज के लिए हायर एजुकेशन में लेके आए मंत्री जी के प्रयासों से। तो कम से कम वो वैसा एक कल्चर, वैसा एनवायरनमेंट मिल सके जो एक हायर एजुकेशन के बच्चे को, जो अगर हायर एजुकेशन का कोर्स कर रहा है और आप उसको स्कूल पे हैंड ओवर कर रहे हैं, तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको सरकार को। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इन सबसे हटके मैडम, कि जब तक एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशनिस्ट लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा, जिनका वर्षों का उधर के प्रोस एंड कॉन्स को लेके अनुभव है, तब तक ये चीजें ग्राउंड पे नहीं आ सकती हैं। आप खूब आईएएस आईपीएस से लेके जो भी प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी हैं वो उनको बना दें, पर अगर जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका उसमें रोल नहीं होता है, फिर जब बन जाती है पॉलिसी, उसके इम्प्लीमेंटेशन में उनके रोल होते हैं। तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध है कि जब भी कोई पॉलिसी बना या इनके इम्प्लीमेंटेशन हो तो उसमें शिक्षाविद लोगों को शामिल किया जाए। तो चाहे अगर स्कूल की है तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड लोग हों, या अगर हायर एजुकेशन की है तो हायर एजुकेशन के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। विश्वामित्र जी, आप कितने सहमत हैं केके जी की बात से? सहमत हूँ केके जी की बात, तिवारी जी की बात से, कि योजना जिस क्षेत्र की बन रही है उस क्षेत्र के पारंगत लोगों से या उसमें लगातार काम में लिप्त लोगों को शामिल करना बहुत आवश्यक है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसमें शिक्षाविद और जो शिक्षक हैं, मूलतः जो मूल है इस शिक्षा पॉलिसी को लागू करने और चलाने के लिए जो मूल लोग हैं वो शिक्षक हैं, उनका पूरा योगदान लेना चाहिए, उनके सहमति लेना चाहिए, उनके विचार लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर उनको ही शामिल नहीं किया जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर खासा अंतर देखने को मिल सकता है। अगर शिक्षाविदों की यहाँ पर मदद ली जाती है, उनके प्रयासों को भी यहाँ पर सब दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बेहद फायदा भी हमें देखने को मिल सकता है। केके जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए पिछले अगर हम पिछले 2 सालों के आंकड़ों की बात करें, चाहे हम 2019-20 के आंकड़ों की बात करें या 20-21 के आंकड़ों की बात करें, तो लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेजों में सीट्स कम पड़ रही थी। इस बार सरकार ने यह भी फैसला लिया है 25% तक सीट्स बढ़ाई जाएंगी। तो अब माना जाए कि जो दिक्कतें यहां पर स्टूडेंट्स को पहले होती थी, कुछ यहां पर असर देखने को मिलेगा इन सीट्स के बढ़ने से कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के पढ़ाई करने में। मतलब निगेटिव साइड नहीं है, पर आज सरकारी कॉलेजों को एक आदेश जारी करके आपने 25% सीट बढ़ा दी कि जिस कॉलेज में 1000 बच्चे थे उनके 1250 हो गए। लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, वहाँ के कंप्यूटर्स बढ़े, वहाँ की लैब बढ़ी, वहाँ के फर्नीचर बढ़े। हम ऐसे कई केस देखते हैं कि जहाँ बच्चों को नीचे तक बिठाल के परीक्षा करवा दी जा रही। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए नहीं और हमने सीट बढ़ा दी तो वो सिर्फ ये है कि डिग्री। और दूसरा एक चीज और मैं कह रहा हूँ जो हमारे इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा पॉइंट है कि गांव को गोद लेना। देखिए मैं एक बात बताऊं, आप एक नॉर्मल परिदृश्य में सोचें तो हम गोद किसे लेते हैं? जो अनाथ होता है। तो क्या ये गांव अनाथ है? सरकार के सारे गांव, खुद सोचिए कि एक व्यक्ति उसकी 5 संतानें हो और वो कहे मैं अब इसको गोद ले रहा हूँ, इसको ही पढ़ाऊंगा और इसको करूंगा, तो बाकी में ये डिस्क्रिशन का भाव या बेमनस्य पैदा नहीं होगा?
तो ये क्यों? ये पॉलिसी ही गलत है ओवरऑल। आपके सारे गांव आपके हैं, सारे पूरा प्रदेश आपका है, तो हर जगह ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा प्रदेश पूरे अच्छे स्तर पे एजुकेशन करे। कांग्रेस बीजेपी को कोस दे, बीजेपी कांग्रेस को कोस दे, तो इस सारे हमें जो ब्लेम शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है इससे हमें हटना पड़ेगा। और एक्चुअल जो अभी हाल बात हो रही थी, अगर आप शिक्षाविद को बिठालते हैं पॉलिसी मेकिंग के दौरान, नॉट इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। बिल्कुल सर, इस बात से भी मैं सहमत हूं। जिस तरीके से भी आपने यहाँ पर कहा है कि अगर सीट्स बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, उनकी जरूरतों की चीजें अगर बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन एक और यहाँ पर सरकार ने फैसला किया है कि जो प्राइवेट कॉलेज खोलते हैं आसानी से, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं समस्याएं उन्हें खोलने में दिक्कत आती हैं, लेकिन जो इसके नियम है उनके नियम में बदलाव किया जाएगा, उन नियमों को सरल किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस अब खुल सकते हैं क्योंकि जो उनके खोलने के नियम है वो उसमें सरलता या लचरता हम देख सकते हैं। देखिए, प्रोसेस को लिखा है उसमें, आज मैंने वो न्यूज पढ़ी है, तो प्रोसेस भी अगर देखा जाए तो मैं भी चूंकि पिछले 25 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, प्राइवेट महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ और ऐसे कई कॉलेजों को खोलने में मदद भी है, तो इतनी भारी कोई वो नहीं है कि आपने उसको हमने कम कर दिया। हाँ, ये हो सकता है कि एक नियम जो बड़ा वो है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं खुल सकता यदि कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर वो इसको एलिमिनेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कि कुछ महाविद्यालय आएंगे, और अगर कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के महाविद्यालय आते हैं तो निश्चित रूप से कि शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। विश्वामित्र जी, आपकी भी अंतिम प्रतिक्रिया इसमें चाहूंगी। मैं संचिता जी इसमें ये चाहूंगा कि ठीक है, नियमों में ढिलाई की गई है, पर हम उनके मापदंडों को जो कि इनकी क्वालिटी क्या है उसके ऊपर बिल्कुल पैनी नजर यदि सरकार की रहेगी तो कहीं भी यदि कोई भी गड़बड़ी किसी भी निजी महाविद्यालय या निजी संस्थानों में होती है उसमें कमी आएगी, क्योंकि हम पूरी तरह से उनको मुक्तहस्त नहीं कर सकते। यदि मुक्तहस्त ज्यादा कर दिया तो कहीं ना कहीं एक अराजकता पैदा हो सकती है। ये ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा निजी विचार है। इसके लिए जो भी शिथिलता की गई है उनको ध्यान में रखें कि ये शिथिलता इतनी ना हो कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां पैदा हो, और मापदंडों को वो पूरा करें कि जिन उद्देश्यों को लेकर के वो महाविद्यालय खुले हैं वो उद्देश्य की प्रतिपूर्ति होती रहे। बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप भी हमारे साथ लगातार बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार अब शिक्षा में सुधार के लिए सरकार अब प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, यानी कि नई पॉलिसी होंगे, नए कोर्स होंगे, नया सिस्टम होगा। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश राज्य का पहला राज्य बन गया है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां भी आएंगी। यहां पर कहा जा रहा है कि नीतियां अच्छी हैं, लागू की भी जानी चाहिए, लेकिन इस बार सरकार को कहीं ना कहीं शिक्षाविदों से भी इस संबंध में चर्चा करनी चाहिए, उनसे भी बातचीत करना चाहिए ताकि आने वाले समय में शिक्षा को और स्तर पर और बेहतर स्तर पर ले जाया जा सके। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार, IND 1